एक बहुत ही छोटे गांव में जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है, वहां एक गरीब आदमी रहता है। इसका नाम चंदू है, जो एक गाय पालता है ताकि इसकी दूध से रोजगार हासिल कर सके। वो रोजाना दूध बेचने के लिए मेहनत करता है, लेकिन इसकी जिंदगी बहुत तकलीफ भरी होती है। एक रात चंदू को ख्वाब में अपने गाय का ख्याल आता है, जिसके बालों से सोने की चमक नजर आती है। सुबह होने के बाद चंदू अपने गाय के पास आ जाता है और अपने गाय को देखता है। चंदू को अपनी गाय के बारे में एक अजीब ख्याल आता है। वो ख्याल करता है कि इसकी गाय सोना दे सकती है, जो इसको दौलत और माल का मालिक बना सकती है। चंदू ख्यालों में फंस जाता है। वो लोगों को अपने ख्वाबों के बारे में बताने लगता है। लोगों को यकीन नहीं आता और वो चंदू को पागल समझते हैं। लेकिन एक दिन एक बादशाह मेहमान के तौर पर गांव में आता है। वो चंदू के बारे में सुनता है और उसे मिलने के लिए गांव में आता है। बादशाह चंदू से पूछता है कि क्या वो वाकई एक सोने वाली गाय है। चंदू बादशाह की बात समझ जाता है और माजरत करता है कि ये सिर्फ एक ख्वाब था। बादशाह खुश होता है। चंदू को बेहतरीन दूध फरोश बनाने के लिए इसके साथ काम करने की पेशकश करता है। चंदू उस पेशकश को कबूल करता है और बादशाह के इलाके में दूध बेचना शुरू करता है। चंदू की जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां होती है। वो अब एक मामूली गरीब दूध के दुकान का मालिक बन जाता है। लेकिन जैसे हर कहानी में हकीकत कभी भी ख्वाबों से बेहतर नहीं होती। एक रात चंदू के ख्वाब का ख्याल खत्म हो जाता है। वो जब अपनी गाय को देखता है तो वो अब भी सादा गाय ही देखता है। वो समझ जाता है कि गाय का सोना उसका दूध होता है, जो दूध उसकी जिंदगी के लिए रोजगार का जरिया बना है। तो दोस्तों, आज इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? ये कहानी हमें ये समझाती है कि ख्वाबों का हकीकत से कुछ ताल्लुक नहीं होता। हमें अपने ख्वाबों में जिंदगी के उसूलों का रंग नहीं देखना चाहिए, बल्कि असल जिंदगी को समझना चाहिए और मेहनत करते हुए अपने ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करने की कोशिश करनी चाहिए। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था, जिसके 2 बेटे थे। एक बेटे का नाम सोनू था और दूसरे का नाम रामू था। उनके अंगूर के 2 बाग थे। एक बाग में हरे अंगूर उगते थे तो दूसरे बाग में सफेद अंगूर उगते थे। हरे अंगूर सारे गांव वाले खरीदते थे और सफेद अंगूरों को गांव वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एक दिन रामू और सोनू के पिताजी बीमार हो गए। उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। वो समझ गया कि मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, तो उसने दोनों बाग अपने बेटों में बांट दिया। रामू के हिस्से में हरे अंगूर का बाग आया और सोनू के हिस्से में सफेद अंगूर का बाग आया। सोनू ये जानता था कि ये अंगूर कोई भी नहीं खरीदेगा, लेकिन वो अपने पिता का बहुत फर्माबरदार था, इसलिए वो अपने पिता के फैसले पर राजी हो गया। कुछ दिनों के बाद उनके पिता इस दुनिया से चले गए, तो सोनू रामू के पास आया और उससे कहा, अरे भाई, तुम तो जानते हो कि इस सफेद अंगूर के बाग से कोई फायदा नहीं और पिताजी ने ये मुझे दे दिया है। तुम मेहरबानी करके मुझे अपने बाग से थोड़ा हिस्सा दे दो ताकि मेरा घर चले। मैं कुछ दिनों में कोई काम ढूंढ लूंगा और आपके पैसे लौटा दूंगा। अरे जा, मैं अंगूर का एक दाना भी नहीं देने वाला। उस वक्त तो बड़े फर्माबरदार बने थे, उस वक्त पिताजी से मांग लेते। जाओ यहाँ से, मैं कुछ नहीं देने वाला। तो सोनू बहुत उदास अपने घर की तरफ रवाना हुआ। जब वो घर पहुंचा तो सारा मामला अपनी बीवी शीला को बताया।
अरे कोई बात नहीं, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। और उसी तरह दिन बीतते गए और सोनू हर रोज सफेद अंगूर बाजार ले जाता था, लेकिन कोई भी उससे अंगूर नहीं खरीदता था। एक दिन वो बहुत उदास घर पर आ गया। अरे आप इतने उदास क्यों हैं? अरे शीला, कब तक ऐसा चलेगा? अगर कुछ दिन और ऐसे चलता रहा तो हम भूख से मर जाएंगे। अरे तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि पास के शहर में जाकर वहाँ अंगूर बेचो? अरे शीला, तुम्हें तो पता है इस अंगूर को गांव में कोई पसंद नहीं करता, तो शहर में कौन पसंद करेगा? तुम एक बार कोशिश तो करो, हो सकता है ऊपर वाले ने हमारा रिज़्क वहाँ से लिखा हो। ठीक है शीला, कल शहर जाऊंगा। कल सुबह होते ही सोनू ने ठेले में अंगूर रखे और शहर की तरफ रवाना हुआ। जब वो शहर पहुंचा तो उसके पास ग्राहक आने लगे, क्योंकि सफेद अंगूर शहर में नए थे। तो लोगों ने खूब अंगूर खरीदे और सोनू के सारे अंगूर बिक गए और वो खुशी खुशी अपने गांव की तरफ रवाना हुआ। जब वो घर पहुंचा तो अपनी बीवी से कहा, अरे शीला, तुमने ठीक कहा था, शहर के लोगों को हमारे अंगूर बहुत पसंद आए और आज सारे अंगूर बिक गए। और सोनू ने अपने बाग में खूब मेहनत शुरू किया और वो हर रोज शहर जाता था और अंगूर बेचता था। इसी तरह दिन गुजरते गए और कुछ ही दिनों में सोनू के पास बहुत पैसे आ गए। रामू ये देखकर बहुत हैरान हो गया कि सोनू के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। तो कल से वो सोनू के पीछे जाने लगा। उसने देखा कि सफेद अंगूर शहर में खूब बिक रहे हैं। चूंकि रामू बहुत लालची था तो वो अपने भाई रामू के पास आ गया और कहा, अरे भाई, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरे बाग में हिस्सा चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सारा बाग दे दूंगा और तुम मुझे अपना बाग दे दोगे। अभी तो मेरा काम अच्छा चल रहा है। उस वक्त तो अंगूर नहीं बिक रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा था, लेकिन अगर आपको मेरा बाग पसंद है तो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। आप मेरे बड़े भाई हैं, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। चूंकि सोनू साफ दिल का था, इसलिए उसने नेक नियति से बाग रामू के हवाले किया और खुद खरे अंगूर वाला बाग ले लिया और उसे बाजार में बेचने लगा। कुछ दिनों के बाद रामू का सफेद अंगूरों वाला बाग सूख गया और उसकी जमीन बंजर हो गई। वो समझ गया कि मुझे अपने लालच और नीयत की सजा मिल रही है। उसने सोचा, आज के बाद मैं हर काम नेक नियति से करूँगा। और उसने अपने भाई सोनू से माफी मांग ली और उसके बाद दोनों ने बागों को शरीक कर लिया। तो दोस्तों, आज आपको इस कहानी से क्या सबक मिला? हमें हर काम नेक नियति से करना चाहिए। अगर हम हर काम नेक नियति से करेंगे तो ऊपर वाला हमें उससे बढ़कर देगा। मनोहर नाम का एक शख्स समोसों का ठेला लगाता था। वो सुबह सवेरे अपने घर से निकलता था और अपने गांव में समोसे बेचता था। उसके समोसे बहुत जायकादार होते थे। सारे गांव वाले मनोहर से समोसे खरीदते थे। उस गांव में मोहन नाम का एक और शख्स रहता था जो मनोहर से बहुत जलता था। वो हर वक्त मनोहर को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता था। एक दिन मनोहर अपने घर से निकल गया कि रास्ते में उसे याद आ गया, अरे चटनी तो घर में ही भूल आया। मनोहर ने देखा कि वहाँ रास्ते में मोहन आ रहा था। अरे मोहन, तुम जरा 2 मिनट मेरे ठेले का ध्यान रखोगे? मैं घर पर चटनी भूल आया हूँ, बस अभी जाकर उसे लेकर आता हूँ। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है मनोहर, तुम जाकर चटनी लेकर आओ, मैं तुम्हारे ठेले का ख्याल रखूंगा। तो मनोहर वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद मोहन ने ठेले को आग लगा दी। सारा ठेला जलने लगा। मनोहर दौड़कर वापस आ गया और मोहन से कहा, अरे मोहन, ये क्या हो गया? मेरे ठेले को आग कैसे लग गई? अरे मुझे क्या पता, शायद तुमने चूल्हा बंद नहीं किया था, इसीलिए ठेले में आग लगी होगी। अरे ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया। मेरा तो घर भी इसी से चलता था। अब मैं क्या करूँगा?
मनोहर का सारा ठेला जलकर राख हो गया। मनोहर बहुत उदास अपने घर की तरफ रवाना हुआ और घर पहुंचकर सारा मामला अपनी बीवी को बताया। अरे अब हम क्या करेंगे? हमारा घर कैसे चलेगा? मैं तो सोच रहा हूँ कि कल सेठ के पास जाऊँगा। सेठ से कर्ज लेकर दोबारा ठेला और सामान खरीदूंगा। अगली सुबह वो सेठ के पास गया और उससे कर्ज ले लिया। मनोहर ने अपने लिए एक ठेला खरीद लिया। उस वक्त बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। वो अपने घर जा रहा था कि इतने में एक बड़ी गाड़ी तेजी से मनोहर के सामने से गुजरी और थोड़ा आगे जाकर वो गाड़ी पेड़ से जोर से टकराई। गाड़ी में एक छोटा बच्चा और एक औरत थी। वो औरत बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी। मनोहर जल्दी से गाड़ी के पास गया। उसने देखा कि औरत बहुत जख्मी है। उसने मदद के लिए दूसरे गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं रुका। मनोहर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से बारिश भी तेज हो गई। उसने बच्चे और औरत को अपने ठेले में रखा और अस्पताल की तरफ रवाना हुआ। वो उन्हें करीब के अस्पताल में ले गया। कुछ देर बाद औरत को होश आ गया और वहाँ पर उस औरत के शौहर भी आ गए। अरे कमला, तुम ठीक हो? मुझे जैसे ही पता चला मैं फौरन आ गया। आज के बाद तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, लेकिन आज अगर ये भला आदमी ना होता तो शायद आज मैं और मेरी बेटी दोनों जिंदा नहीं होते। उस शख्स ने मनोहर का बहुत शुक्रिया अदा किया। उसके बाद उस शख्स को गांव वालों से पता चला कि मनोहर एक ठेला चलाता है और उस पर बहुत ज्यादा कर्ज है। तो उस शख्स ने मनोहर का कर्ज खत्म कर दिया और मनोहर के लिए एक दुकान भी खरीद कर दे दिया। मनोहर ने खूब मेहनत से काम शुरू किया और खुशी के साथ अपनी जिंदगी बसर करने लगा। तो दोस्तों, आज आपको इस कहानी से क्या सबक मिला? हम जो भी अच्छा काम करते हैं उसका फल हमें जरूर मिलता है। एक छोटे से गांव में एक सेठ रहता था। उसके पास बहुत मालो दौलत था। सेठ की बीवी बहुत घमंडी औरत थी। उसको अपने शोहर के माल का बहुत गुरूर था। गांव में सब लोग उससे तंग आ गए थे। एक दिन वो मछली पकड़ने के लिए नदी के तरफ जा रही थी कि रास्ते में एक बाबा खड़ा था। उसने सेठ की बीवी से कहा, अरे बेटी, कहाँ जा रही हो? सेठ की बीवी ने बहुत बदतमीजी से कहा, देख नहीं यहाँ क्या, मछली पकड़ने जा रही हूँ। अरे बेटा, इस महीने में मछली पकड़ना ठीक नहीं होता। हमारी बुजुर्ग कहा करते थे, जो भी इस महीने में मछली पकड़ता है उसे कोई ना कोई मुसीबत पेश आती है। अरे बाबा, मैं इन मन गढ़ंत कहानियों पर यकीन नहीं रखती। मैं भी देखती हूँ कि क्या होता है। और वो मछली पकड़ने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद वो नदी के किनारे पहुंच गई और मछली पकड़ने लगी। उसके तार में बहुत मुख्तलिफ किस्म की मछली फंस गई। वो मछली को देखकर बहुत खुश हुई और वही आग जलाकर पकाने लगी। मछली अच्छी तरह पक गई और उसने मछली को खा लिया। कुछ देर बाद वो लड़की आधी उस मछली जैसी हो गई। अरे मुझे क्या हो गया? मैं आधी मछली कैसे बन गई? वो अपने जिस्म को आधी मछली देखकर बहुत गमगीन हो गई। दूसरी तरफ सेठ अपनी बीवी का घर पर इंतजार कर रहा था। जब ज्यादा देर हो गई तो सेठ खुद अपनी बीवी को ढूंढने के लिए चल पड़ा। सेठ को गांव वालों से पता चला कि सुबह उसकी बीवी नदी की तरफ गई थी। सेठ नदी की तरफ रवाना हुआ। नदी के किनारे पहुंचने के बाद जब उसने अपनी बीवी को देखा तो पहले तो वो डर गया, लेकिन फिर भी कहा, अरे शीला, ये तुम्हें क्या हुआ? ये कैसे हुआ? शीला ने सारा मामला सेठ को बताया और कहा, मुझे पता है, ऊपर वाले ने मुझे लोगों के साथ बदसलूकी करने की वजह से सजा दी है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप ऐसा करें कि उस बाबा को ले आए, वो मुझे ठीक कर सकता है।
ठीक है, मैं अभी नहीं कर आता हूँ। तो सेठ वहाँ से चला गया और फौरन बाबा के पास पहुँच गया। सेठ ने सारा मामला बाबा को बताया। बाबा सेठ के साथ नदी के तरफ चलने लगा। जब थोड़ी देर बाद वो वहाँ पर पहुँच गए, बाबा ने उस लड़की को दम कर दिया और वो ठीक हो गई। उसके बाद वो कभी भी गांव वालों के साथ बदतमीजी नहीं करती थी और खुशी के साथ गांव में जिंदगी बसर करने लगी। तो दोस्तों, आज आपको इस कहानी से क्या सबक मिला? गुरूर का सर हमेशा नीचे होता है। हमें कभी भी अपने मालो दौलत का गुरूर नहीं करना चाहिए। Subscribe Mikviz YouTube channel for more interesting stories. एक वक्त की बात है, रामू नाम के एक शख्स ने एक बुलबुल पाल रखी थी। वो बहुत खूबसूरत आवाजें निकालती थी। रामू जहाँ भी जाता था तो बुलबुल को साथ ले जाता था। एक दिन रामू को एक बाग में काम मिल गया। वो जब भी काम पर जाता था तो बुलबुल को साथ ले जाता था और बुलबुल को वहाँ एक दरख्त पर बिठाकर काम के लिए जाता था। बुलबुल जैसे ही उस दरख्त पर बैठी तो उसको वो दरख्त बहुत पसंद आई। अरे ये तो बहुत खूबसूरत जगह है, मैं यहाँ पर अपने लिए घोंसला बना देती हूँ। तो बुलबुल ने वहाँ पर एक घोंसला बनाया। वो हर रोज रामू के साथ बाग में जाती थी और वहाँ अपने घोंसले में बैठती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ उसने घोंसले में अंडे दे दिए और कुछ दिनों बाद उन अंडों से 2 बहुत खूबसूरत बच्चे निकले। बुलबुल अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी। वो साथ मिलकर गुनगुनाते थे। एक दिन जब रामू वापस आ रहा था तो उसने बुलबुल के बच्चों को देखा। अरे वाह, बुलबुल ने बच्चे भी दे दिए और मुझे पता तक नहीं चला। ये कितने खूबसूरत बच्चे हैं। और उसने बुलबुल और उसके बच्चों को उठाया और अपने घर की तरफ रवाना हुआ। वो बाजार से गुजर रहा था कि एक शख्स ने उससे कहा, अरे भाई, तुम्हारी बुलबुल तो बहुत खूबसूरत है। इसके बच्चे तो इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। अगर तुम चाहो तो मैं इसके बच्चों को खरीदना चाहता हूँ। मैं आपको इसकी अच्छी कीमत दूंगा। तो रामू ने सोचा, इसे बेच देता हूँ, थोड़े बहुत पैसे तो आ जाएंगे। मैं इसके बच्चों का क्या करूँगा? ठीक है भाई, तो तुम इसकी कितनी कीमत दोगे? मैं तुम्हें एक बच्चे के 1000 देने को तैयार हूँ। अरे 1000, ये तो बहुत ज्यादा है। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो रामू ने बुलबुल के बच्चों को बेच दिया और अपने घर की तरफ रवाना हुआ। जब वो घर पहुंचा तो सारा मामला अपनी बीवी को बताया। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, लगता है ये बहुत महंगे होते हैं। इसके बाद अगले दिन रामू फिर से बाग में काम करने के लिए रवाना हुआ और बाग में पहुंचकर बुलबुल को दरख्त पर बिठाया। बुलबुल हर महीने में 1-2 बच्चे देती थी और रामू उसे बेच देता था। रामू के मन में पैसों का लालच आ गया था। उसे बुलबुल की कोई परवाह नहीं थी। बुलबुल बहुत उदास होती थी। एक दिन वो दरख्त पर बहुत उदास बैठी थी कि एक कौवा वहाँ आ गया। कौवे ने बुलबुल से कहा, अरे बुलबुल, तुम इतनी उदास क्यों हो? अरे कौवे दोस्त, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे बच्चे जैसे ही अंडों से निकलते हैं, अभी उसके पर भी नहीं निकले होते हैं कि मेरा मालिक उसे बेच देता है। उससे मेरी कोई परवाह नहीं। तो तुम उसके साथ क्यों रहती हो? तुम तो एक आजाद परिंदा हो। अगर तुम चाहो तो मेरे पास के जंगल में घर है। तुम भी अपना घोंसला वहाँ बना सकते हो और अपने बच्चों के साथ खुशी से रहो। बुलबुल को कौवे की बात पसंद आई। हाँ दोस्त, ये मेरे मन में पहले क्यों नहीं आया? और बुलबुल और कौवा वहाँ से भाग गए। रामू जैसे ही वापस आया तो बुलबुल वहाँ पर नहीं थी। अरे बुलबुल कहाँ गई? लगता है वो अपने बच्चों के पास चली गई। रामू को एहसास हो गया
कि बुलबुल को मैंने बहुत उदास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों, आज आपको इस कहानी से क्या सबक मिला? हमें अपने फायदे के लिए किसी के एहसासात के साथ नहीं खेलना चाहिए। एक गांव में सूरज नाम का एक शख्स रहता था। वो अपने गांव में मटन बिरयानी बेचकर अपना घर चलाता था। गांव वालों को सूरज की बिरयानी कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत लोग मटन बिरयानी खाने के लिए आते थे। एक दिन सूरज बाजार से मटन लेने के लिए गया था, लेकिन बाजार में मटन खत्म हो गया था। वो बहुत उदास अपने घर आ गया तो उसके बीवी ने उससे कहा, अरे जी, आप इतने परेशान क्यों है? परेशान न हूँ तो क्या करूँ? आज बाजार में सारा मटन खत्म हो गया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि कल बिरयानी में क्या पकाऊंगा। मेरे तो थोड़े बहुत ग्राहक मटन की वजह से आते थे। अगर बिरयानी में मटन ना हुआ तो हो सकता है कोई भी ना खरीदे। अरे आप इतने परेशान क्यों होते हैं? आप ऐसा क्यों नहीं करते कि घर में जो एक खरगोश है, आज उसे ज़बह करके बिरयानी में डाल लो, तो बिरयानी का थोड़ा बहुत मज़ा आ जाएगा। सूरज ने सोचा, हाँ ये भी ठीक है, आज ऐसा ही करूँगा। हाँ कमला, आज ऐसा करते हैं। सूरज ने खरगोश को ज़बह कर दिया और उसे बिरयानी में डाल दिया। अगले दिन सुबह सवेरे वो गांव में बिरयानी बेचने लगा। सूरज का खरगोश वाली बिरयानी लोगों को बहुत पसंद आ गई और उसके ग्राहक बढ़ने लगे। सूरज बहुत खुश हुआ और शाम तक उसकी सारी बिरयानी बिक गई और बिरयानी खत्म होने के बाद अपने घर की तरफ रवाना हुआ। घर पहुंचने के बाद अपनी बीवी को सारा मामला बताया और कहा, आज के बाद में खरगोश वाला बिरयानी बनाऊंगा। लोगों को वो बहुत पसंद आता है, लेकिन हर रोज मैं खरगोश कहाँ से लाऊंगा? सूरज के जहन में एक आइडिया आ गया। अगले दिन वो जंगल चला गया। वो जंगल में खरगोशों को पकड़ने की कोशिश करने लगा। सूरज ने बहुत कोशिश की, लेकिन खरगोशों को नहीं पकड़ पाया, क्योंकि खरगोश बहुत तेज भागते थे। उन दिनों गर्मी बहुत ज्यादा होती थी, तो इसीलिए काफी सारे खरगोश गार में मर जाते थे। तो उसने खरगोशों के गार को खोदना शुरू कर दिया। गार में खरगोश मरे हुए थे। वो मरे हुए खरगोश को उठाकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ और घर आकर उसे साफ करके बिरयानी में डाल दिया। अगले दिन वो फिर गांव में वही बिरयानी बेचने लगा और फिर वो लोगों को पसंद आई। सूरज के पास बहुत से लोग बिरयानी खाने के लिए आते थे। इसी तरह दिन गुजरते गए। एक दिन सूरज मरे हुए खरगोशों को निकाल रहा था, तो गांव के एक शख्स रामू ने उसे देख लिया। जब वो वापस गांव जा रहा था, तो रामू ने उससे कहा, सूरज, मैंने तुम्हें ये सब करते हुए देख लिया है। तुम सब गांव वालों को मरे हुए खरगोशों का बिरयानी खिलाते हो। तुम लोगों के साथ ये धोखा क्यों करते हो? गांव वालों को मरे हुए खरगोशों का बिरयानी खिलाते हो। अब ये मैं सब गांव वालों को बता दूंगा। अरे रामू भैया, तुम गलत समझ रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। अब तुम्हारा फैसला गांव वाले करेंगे। और रामू वहाँ से चला गया। रामू ने जाकर गांव वालों को सब कुछ बता दिया। तो गांव वालों ने सूरज को पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस वाले उसे पुलिस स्टेशन ले गए। तो बच्चों, आज आपको इस कहानी से क्या सबक मिला? गलत काम का गलत अंजाम होता है। एक दफा का जिक्र है। एक गांव में राकेश नाम का एक किसान रहता था। वो खेती बाड़ी करके अपना घर चलाता था। एक साल राकेश ने गाजर के बीज बोए थे, लेकिन उस वक्त बारिशें बहुत कम होती थी और राकेश के खेत को बारिश की बहुत जरूरत थी। एक दिन राकेश की बीवी ने उससे कहा, अरे जी, घर में थोड़े दिनों की राशन बची है, उसके बाद हम क्या करेंगे? अभी गाजर के उगने में तो वक्त है,
अरे कमला सब्र रखो, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। बस सिर्फ एक बारिश की देर है, उसके बाद हमारे खेत के गाजर पक जाएंगे। हमें सब्र से काम लेना होगा। उसके बाद राकेश खेत की तरफ रवाना हुआ। राकेश ने कमला को तो तसल्ली दे दी, लेकिन वो खुद भी बहुत फिक्रमंद था। खेत पहुंचने के बाद राकेश खेत में काम करने लगा। वो काम करते करते थक गया, इसलिए वो आराम करने के लिए एक पेड़ के साए में बैठ गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि एक खरगोश उसके तरफ आ रहा है। खरगोश आकर राकेश के सामने रुक गया। राकेश समझा इसे भूख लगी होगी, इसलिए ये यहाँ पर आ गया होगा। राकेश ने एक गाजर खरगोश की तरफ फेंका, लेकिन खरगोश ने वो गाजर नहीं खाया और बार बार पीछे की तरफ देखता था। राकेश समझ गया कि खरगोश मुझे कुछ बताना चाहता है, इसलिए वो खरगोश के पीछे चला गया। कुछ देर बाद वो दोनों एक जगह पर पहुंचे, जहाँ खरगोश के घर को किसी ने पत्थरों से बंद किया था। उसके अंदर खरगोश के बच्चे थे। राकेश ने जल्दी से वो पत्थर हटाए और खरगोश के बच्चों को आजाद कर दिया। खरगोश अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुआ और अपने बच्चों के साथ खेलने लगा और राकेश वापस अपने खेत में चला गया। उसके बाद खरगोश हर रोज अपने बच्चों के साथ राकेश के खेत में खेलने के लिए आते थे, लेकिन वो खेत के फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। और अगले दिन से बारिशें शुरू हो गई। कुछ दिनों तक खूब बारिशें बरसी और राकेश का खेत खूब सैराब हो गया और खेत के गाजरों में जान आ गई। कुछ दिनों बाद राकेश ने गाजर उगाना शुरू कर दिया और उसे सब्जी मंडी ले जाकर बेच दिया और खूब पैसे कमाया। तो दोस्तों, आज आपको इस कहानी से क्या सबक मिला? इंसान हो या जानवर, हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। उसके बदले ऊपर वाला हमारी हर मुराद पूरी करता है। एक वक्त की बात है, एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसका अपना खेत था, जिसमें वो कभी सब्जियां तो कभी और फसल उगाता था। एक दिन उसने अपने सारे पैसे इकट्ठे किए और अपने खेत के लिए नए फसल खरीदने के लिए शहर की तरफ रवाना हुआ। वो अपने गांव से बहुत दूर एक शहर में आ गया। जब उसने बाजार में देखा तो उसके पसंद के बीज नहीं थे। अरे ये क्या, इतनी दूर भी आ गया और यहाँ बीज भी ठीक नहीं है। चलो अगले महीने दोबारा आऊँगा, हो सकता है तब तक नई बीज आ गए हो। रामलाल वापस अपने गांव की तरफ रवाना हुआ। कुछ देर के बाद बारिश शुरू हो गई। अरे इस बारिश को भी अभी शुरू होना था। रामलाल बारिश से बचने के लिए पास के गार में चला गया। उस गार के बारे में कई किस्से मशहूर थे, लेकिन रामलाल नहीं जानता था। गार के अंदर जाने के बाद रामलाल लेट गया, क्योंकि वो बहुत थका हुआ था। इसलिए उसकी आंख लग गई और वो सो गया। कुछ देर के बाद बारिश भी रुक गई और रामलाल की आंख भी खुल गई। रामलाल फौरन उठा और गार के बाहर चला गया, लेकिन वो अपना पैसे का थैला गार में भूल गया। कुछ देर आगे जाने के बाद उसे याद आया कि पैसों का थैला तो गार में भूल गया। गार के सामने एक शख्स रामलाल के सामने आ गया और उसने रामलाल से कहा, अरे भाई, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बारिश की वजह से इस गार में छुप गया था, लेकिन मैं अपने पैसों का थैला इधर भूल गया। बहुत दूर से आया हूँ। तो उस शख्स ने बहुत हैरानी से कहा, क्या आप इस गार में गए थे और जिंदा वापस आ गए? ये तो बड़ी अजीब बात है। अरे भाई, क्यों इस गार में ऐसा क्या है? अरे भाई, इस गार में जो भी जाता है तो वो जिंदा वापस नहीं आता। यहाँ के लोगों का कहना है
ही राक्षस का गार है। जो भी इस गार में जाता है तो राक्षस उसे खा लेता है। मुझे तो हैरानी हो रही है कि तुम जिंदा कैसे निकल आए। मेरा मानो तो वापस ना जाओ। इतना कहने के बाद वो शख्स वहाँ से चला गया। तो रामलाल ने सोचा, अरे कुछ नहीं होता, ये सिर्फ इन गाँव वालों की मन गढ़ंत कहानियाँ हैं। मैं अभी तो गया था लेकिन मुझे तो कुछ नहीं हुआ। रामलाल उस गार में वापस चला गया। अंदर जाकर रामलाल ने पैसों का थैला उठाया तो उसी वक्त रामलाल के पीछे से राक्षस आ गया। रामलाल ने जब राक्षस को देखा तो बहुत डर गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। राक्षस ने रामलाल पर अचानक हमला कर दिया और रामलाल वहाँ पर अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो दोस्तों, आज आपको इस कहानी से क्या सबक मिला? मानो दौलत जितनी भी हो, लेकिन अपनी जान से ज्यादा कीमती नहीं होती। हमें कभी भी पैसों के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। Subscribe Mikviz YouTube channel for more interesting stories. ये कहानी है एक बड़े राक्षस और बच्चों के बारे में। एक वक्त की बात है, एक गांव में दो दोस्त पिंकी और शीना रहती थी। वो दोनों हर वक्त साथ रहती थी और एक साथ खेलती थी। एक दिन पिंकी ने शीना से कहा, अरे शीना, आओ आज गांव से बाहर खेलने के लिए जाते हैं। आज मेरा बाहर जाने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है दोस्त, चलो चलते हैं। और वो दोनों गांव से बाहर एक नदी के तरफ रवाना हुए। तो उन्होंने देखा कि नदी के किनारे एक बड़ा राक्षस बांधा हुआ था। तो शीना ने कहा, अरे चलो इस बेचारे को इस मुसीबत से छुड़ाते हैं। अरे रुको शीना, अगर हमने इसे छुड़ाया तो ये हमें खा जाएगा। अरे कुछ नहीं करेगा, वैसे भी हम उसकी मदद कर रहे हैं, ये हमें क्यों नुकसान पहुंचाएगा। तो शीना ने राक्षस को खोल दिया। तो राक्षस ने कहा, अरे बच्चों, तुम दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे खोल दिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वैसे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें पता है इस नदी के किनारे बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। तो बच्चों ने कहा, हमारे गांव में खेलने के लिए जगह नहीं है, इसलिए हम नदी के किनारे खेलने के लिए आ गए। तो राक्षस ने कहा, मेरे यहाँ नदी के पास एक खूबसूरत बागीचा है जिसमें मैं रहता हूँ। अगर तुम चाहो तो वहाँ खेल सकते हो। पिंकी और शीना दोनों बहुत खुश हुए और कहा, अरे दोस्त, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन हमारे साथ गांव के और बच्चे भी खेलते हैं, क्या वो भी हमारे साथ आ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे दोस्त अब मेरे दोस्त हैं। अच्छा ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं। और वो दोनों वहाँ से चले गए। और अगले दिन से सारे बच्चे बागीचे जाते थे और वहाँ पर खेलते थे। राक्षस भी बच्चों के साथ खूब खेलता था। दिन गुजरने के साथ साथ राक्षस और बच्चों में गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन राक्षस बाहर गया था। जब वो वापस आ रहा था तो सारे बच्चे बागीचे के बाहर बहुत उदास खड़े थे। तो राक्षस ने कहा, अरे बच्चों, क्या हुआ? आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? आज बागीचे में क्यों नहीं खेल रहे हो? आपके जाने के बाद हम बागीचे में खेल रहे थे कि इतने में एक बड़ा हाथी वहाँ पर आ गया। उसने सारे बागीचे को खराब कर दिया। हमें भी मारना चाहता था, लेकिन हमने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकले। अच्छा, इस हाथी की इतनी हिम्मत, अभी उसे मजा चखाता हूँ। और राक्षस बागीचे के अंदर चला गया। अंदर जाकर हाथी और राक्षस एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। राक्षस ने अपना हथौड़ा जोर से हाथी के सर पर मारा और हाथी वहाँ पर ढेर हो गया। और बच्चे बागीचे में फिर से खुशी खुशी से खेलने लगे और राक्षस के साथ फिर से खेलने लगे। एक गांव में राजू नाम का एक किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। उसके घर के पास एक खेत था।
जिसमें राजू ने सब्जियां उगाई थी। वो सब्जियां बेचकर अपना घर चलाता था। वो अलग अलग गांव जाकर सब्जियां बेचता था। एक दिन वो अपना सामान ठेले में रखकर एक गांव की तरफ रवाना हुआ। वहां पहुंचने के बाद लोगों ने राजू से सब्जियां खरीदी, लेकिन थोड़ी सी सब्जी रह गई। राजू ने सोचा, ये थोड़ी सी सब्जी आज हम घर पर पकाकर खाएंगे। राजू अपने गांव की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, तो राजू ने उससे कहा, अरे माँ जी, आप यहाँ रास्ते में क्या कर रही हैं? अरे बेटा, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम ये थोड़ी सी सब्जी मुझे दे दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अगर तुम चाहो तो तुम ये मुर्गी ले सकते हो। ठीक है माँ जी। राजू ने उस बूढ़ी औरत से मुर्गी लेकर उसे सब्जियां दे दी और अपने गांव की तरफ रवाना हुआ। जब वो घर पहुंचा तो उसने सारा मामला अपनी बीवी को बताया। राजू ने बूढ़ी औरत से जो मुर्गी ली थी, वो एक दिन में 3 अंडे देती थी। गांव में अचानक तूफानी बारिशें शुरू हो गई। कुछ दिनों तक मुसलसल बारिशें बरसती रही, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। राजू ने शीला से कहा, अरे शीला, दुआ करो कि बारिशें रुक जाए। अगर आज भी ऐसी बारिश बरसती रही तो हमारे खेत की सब्जियां खराब हो जाएंगी। 2 दिन बाद बारिशें रुक गई तो राजू अपने खेत की तरफ चला गया। खेत पहुंचने के बाद उसने देखा कि सारी सब्जियां इधर उधर बिखरी हुई थी। सारी सब्जियां बारिश की वजह से खराब हो गई थी। वो बहुत परेशान हुआ और घर आकर शीला को बताया। राजू ने कुछ पैसे जमा किए थे, तो उसने उस पैसों से बीज खरीदे और उसे लाकर अपने खेत में बोए, लेकिन अभी उसके उगने में वक्त था। राजू ये सोच रहा था कि जब तक ये सब्जियां नहीं उगती तो मेरा गुजारा कैसे होगा। तो उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने अपनी मुर्गी के अंडे बेचना शुरू किया। उन दिनों मुर्गी बहुत अंडे देती थी, जिसे बेचकर वो अपना घर चलाता था। कुछ महीनों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन अंडे बेचने से मुनाफा ज्यादा होता था और उन दिनों सब्जियां अच्छी खासी पक गई थी। तो राजू ने सब्जियों को काटना शुरू किया। राजू ने अपने ठेले में सब्जियां और अंडे दोनों बेचना शुरू किया और धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ता गया। कुछ महीनों में राजू अपनी मेहनत और लगन की वजह से बहुत कामयाब हो गया और खुशी से अपनी जिंदगी बसर करने लगा। आज हम आपको सुनाएंगे कि कैसे 400 रुपए का फूल 40,000 रुपए में बिक गया। एक गांव में बूढ़ा शख्स रहता था। उसका अपना फूलों का एक बागीचा था। उस बागीचे का फूल वो बेचकर अपना गुजारा करता था। उस बागीचे में बहुत कीमती फूल थे। एक दिन उसका बेटा अपने घर आ गया। वो बहुत परेशान दिख रहा था। उसने अपने बेटे से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? वो बहुत संजीदगी से बोला, पिताजी, मेरी जिंदगी की कीमत क्या होगी? चलो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। उसने अपने बेटे को साथ लेकर अपने बागीचे की तरफ रवाना हुआ। बागीचे पहुँचने के बाद उसने अपने बेटे को एक फूल दे दिया और कहा, जाओ बेटा, इसे गांव में बेच कर आओ, लेकिन तुमने किसी को इसकी कीमत नहीं बताना है। जो भी तुमसे कीमत के बारे में पूछे तो अपनी 4 उंगलियां खड़ी करना। और उसका बेटा वहाँ से चला गया। उसका बेटा गांव के रास्ते में खड़ा हो गया। कुछ देर बाद एक औरत आई और उससे कहा, बेटा, ये फूल कितने का है? तो उसने उसे 4 उंगलियां खड़ी कर दी। तो औरत ने कहा, 400 रुपए का? ठीक है, मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। औरत ने वो फूल खरीदे
और वो शख्स वापस अपने बाप के पास आ गया और कहा, पिताजी, मैंने उसे 400 रुपए में बेच दिया। तो उस शख्स ने अपने बेटे को दूसरा फूल दे दिया और कहा, जाओ बेटा, इसे बाजार में बेच कर आओ। वो बाजार की तरफ रवाना हुआ। बाजार पहुंचने के बाद उसे एक आदमी मिला और कहा, अरे भाई, ये फूल कितने का बेच रहे हो? तो उसने फिर 4 उंगलियां खड़ी कर दी। अरे 4000, ठीक है, मैं इसे खरीदता हूँ। तो उसने वो फूल बेच दिए। वो वापस अपने बाप के पास आ गया और कहा, पिताजी, मैंने वो फूल 4000 में बेच दिए। तो उसके बाप ने उसे एक और फूल दे दिया और कहा, अब जाओ और इसे किसी बागीचे में बेच कर आओ, लेकिन अगर कोई कीमत पूछे तो सिर्फ 4 उंगलियां खड़ी करना और उसे कुछ मत बताना। तो वो एक बागीचे की तरफ रवाना हुआ। बागीचे पहुंचने के बाद उसके मालिक ने उससे कहा, अरे ये फूल तो बहुत कीमती है, तुम इसे कितने में बेचोगे? तो उसने 4 उंगलियां खड़ी कर दी। तो बागीचे के मालिक ने कहा, 40,000, ठीक है, मैं खरीदने को तैयार हूँ। तो उसने वो फूल खरीदे और वो शख्स फिर से अपने बाप के पास आ गया और कहा, पिताजी, मैंने वो फूल 40,000 रुपए में बेच दिए। अब तुम समझे कि तुम्हारी जिंदगी का कीमत क्या है। हम फैसला करते हैं कि हमारी जिंदगी की कीमत क्या होती है। अब तुम फैसला करो कि तुम्हें 400 रुपए वाला बनना है या 4000 या फिर 40,000 रुपए वाला बनना है। तो दोस्तों, आज आपको इस कहानी से क्या सबक मिला? हमारी जिंदगी की कीमत नहीं होती, ये हम पर है कि हमें कितना कीमती बनना है। एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में ऋषभ नाम का एक शख्स रहता था। उसके पास एक गाय थी जिसका दूध बेचकर वो अपना गुजारा करता था। ऋषभ को अपने गाय से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत थी और उसका एक ही सपना था कि उसका एक फार्म हो जिसमें बहुत सारे गायें हो। लेकिन ऋषभ अपनी गरीबी की वजह से अपना सपना पूरा नहीं कर सकता था। एक दिन उसने ठान लिया कि मैं दिन रात मेहनत करूंगा और जल्द ही अपना फार्म खोलूंगा। उसने दिन रात मेहनत शुरू की, लेकिन अभी भी उसका सपना पूरा होने में बहुत वक्त था। वो दोपहर तक काम करता था और दोपहर के बाद दूध बेचता था। कई महीनों के मेहनत के बाद उसने एक और गाय खरीद लिया। लेकिन ऋषभ सोचता था, इतने महीनों में मैंने सिर्फ एक गाय ले ली, इसी तरह तो मुझे फार्म खोलने में कई साल लग जाएंगे। इसलिए उसके दिमाग में एक तरकीब आया और वो फौरन गांव के सेठ के पास चला गया और उससे कर्ज ले लिया। ऋषभ ने जल्द ही कई दिनों में एक फार्म खोल लिया। वो फार्म के जानवरों का बहुत ख्याल रखता था और उसका दूध बेचता था। ऋषभ का कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा और उसे खूब कमाई होने लगी। कुछ महीनों के बाद उसने अपने साथ और बंदे भी काम पर लगा दिए और सिर्फ अपने ही गांव में नहीं, कई गांव में जाकर वो दूध बेचने लगे। ऋषभ रोज बरोज कामयाब होता गया। ऋषभ की कमाई देखकर उसकी बीवी के मन में लालच आ गया। एक दिन जब ऋषभ घर आया तो उसके बीवी ने उससे कहा, अरे जी, आप ऐसा क्यों नहीं करते? इस दूध में थोड़ा सा पानी मिला दो, इतने सारे दूध में पानी का पता ही नहीं चलेगा और हमारी कमाई भी ज्यादा हो जाएगी। अरे कमला, ये तुम क्या कह रही हो? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। हमारी जितनी भी कमाई होती है वो हमारे लिए काफी है। अगले दिन जब ऋषभ सुबह सवेरे अपने फार्म जा रहा था तो उसे कमला की बात याद आ गई। उसके मन में भी लालच जा गया। कमला की बात भी ठीक है, इतने सारे दूध में थोड़े से पानी का क्या पता चलेगा। और वो भी ठीक कह रही थी, कमाई भी ज्यादा होगी। फार्म पहुंचने के बाद ऋषभ ने दूध में थोड़ा पानी मिला दिया और रोज की तरह गांव वालों को बेचने लगा। लेकिन गांव वालों को पानी का बिल्कुल पता नहीं चला। दूसरे दिन ऋषभ ने फिर से दूध में पानी मिलाया, फिर से गांव वालों को पता नहीं चला।
तो ऋषभ ने ये अपना मामूल बना दिया। वो हर रोज दूध में पानी मिलाता था। ऋषभ की कमाई बढ़ने लगी। एक दिन वो दूध में पानी मिला रहा था कि एक मजदूर ने उसे देख लिया। तो वो ऋषभ के पास आया और कहा, अरे साहब जी, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम दूध में पानी मिला रहे हो? ये तो लोगों के साथ धोखा है। मैं अभी गांव वालों को बताता हूँ। अरे मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। उसने ऋषभ की एक न सुनी और वो मजदूर गांव वालों के पास चला गया। उसने जाकर गांव वालों को सब कुछ बता दिया। उसके बाद ऋषभ के ग्राहक कम होने लगे और गांव के बहुत कम लोग उससे दूध खरीदते थे। ऋषभ को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो दोस्तों, आज आपको इस कहानी से क्या सबक मिला? हमें अपने काम में खयानत नहीं करना चाहिए। खुदा हमें जो भी देता है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए और कभी भी लालच में नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करना और मिक्विट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।